Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। देखिए यहाँ 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। इसके फर्स्ट 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति में अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने देखा इस लेसन में कि किस तरह से भारत में जो वेजिटेशन है वो वेरी करती है, किस किस टाइप की भारत में वेजिटेशन पाई जाती है, किस किस टाइप की भारत में वेजिटेशन वेरी करती है, तो क्लाइमेट वेरी करती है। देखिए जैसे हमने देखा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देखी, डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने देखी, वेट डेसिडुअस है, ड्राई डेसिडुअस है, थोन फॉरेस्ट हमने देखे, माउंटेन फॉरेस्ट देखे, स्वैम्प लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से भारत में फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, मतलब किस तरह से भारत में कवरेज कितनी है फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जाती है भारत के मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट्री, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री हमने पढ़ा, फार्म फॉरेस्ट्री हमने पढ़ा था। तो इसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ यानी आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी। देखिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में किस तरह से वेजिटेशन वेरी करती है, वेजिटेशन चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होती है। देखिए क्लाइमेट चेंज होगी तो वेजिटेशन चेंज होगी, और क्लाइमेट में वेरिएशंस पाए जाते हैं, वेजिटेशन में वेरिएशन पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, अगर देखिए दिखती सी बात है कि अगर वेजिटेशन होगी यानी फॉरेस्ट एरिया होगा तो वहां पर क्या है, वाइल्ड लाइफ भी पाएगी, यानी उस फॉरेस्ट में रहने वाले वन्य प्राणी भी पाए जाएंगे। तो क्या है, अगर फॉरेस्ट यानी क्लाइमेट वेरी करता है, वेजिटेशन वेरी करता है, तो यहाँ पर क्या है, उसके साथ साथ वहां पर वाइल्ड लाइफ भी वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाएंगे तो हमें वाइल्ड लाइफ में भी चेंज मिलेगा। कहीं पर किसी टाइप के जानवर मिलेंगे, कहीं पर किसी टाइप के जानवर मिलेंगे। तो इस तरह से वेजिटेशन और क्लाइमेट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अपना। देखिए भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। देखिए इसको प्राकृतिक धरोहर यानी नेचुरल जो हमारा हेरिटेज होता है उसको नेचुरल हेरिटेज क्यों कहा गया है। देखिए हमारे पास्ट में यानी जो बीता हुआ समय है उसमें क्या है, जो वन्य प्राणी पाए जाते थे उनमें से बहुत कम वन्य प्राणी अब बचे हुए हैं, यानी बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है वो उनकी पॉपुलेशन क्या है, खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि नेचुरल हेरिटेज है, हमें उनका कंजर्वेशन करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। विश्व में ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में जितना फ्लोरा एंड फोना है, जितनी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स की पूरे वर्ल्ड में 4 से 5% जो स्पीसीज हैं, जो किस्में पाई जाती हैं, वो किस्में पाई जाती है हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। देखिए जो प्राणियों यानी एनिमल्स के, देखिए छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से हाथी तक कितने सारे स्पीसीज इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ में पाई जाती है। तो उसमें से 4 से 5%, देखिए 4 से 5% बहुत ज्यादा हो जाता है। 4 से 5% किस्में कहाँ पाई जाती हैं, इंडिया में पाई जाती हैं, पौधों और प्राणी यानी फ्लोरा एंड फोना की। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, यानी इकोसिस्टम है, जिन्हें हमें संरक्षित रखा है। देखिए यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे पाई जाती है, वेजिटेशन में वेरिएशन होता है, क्लाइमेट में वेरिएशन होता है। इस तरह से क्या है, जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर पाई जाती है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, पारिस्थितिक तंत्र में अगर क्या है डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो भी क्लाइमेट और जो हमारी जो वेजिटेशन है उसके साथ क्या है, वेरी करता जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे जो पोलर एरियाज होते हैं, जो ध्रुवीय यानी जो हिमालय जो क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होते हैं,
पोलर बियर पाए जाते हैं, यानी जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनको उस क्लाइमेट में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, बर्फीली जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। देखिए, अगर पोलर बियर को हम सेंट्रल इंडिया में ले आए, यानी जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है वहां पर ले आए, तो वहां पर क्या है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो पोलर बियर है वो रहेगा टुंड्राई क्षेत्रों में, यानी जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, बर्फीली क्षेत्र होते हैं जहां पर स्नो ज्यादा पड़ती है। तो इस तरह से एक पारिस्थितिकी के अंदर इकोसिस्टम हमारा वहां का हो गया, क्योंकि जो पोलर बियर क्या है, हिमालयी क्षेत्र पर वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। और जो दूसरे जानवर होते हैं, जो सेंट्रल इंडिया के जो जानवर होते हैं, जैसे लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, वो क्या है, सेंट्रल इंडिया में रहता है। तो इस तरह से क्या है, जैसे लेपर्ड के लिए सेंट्रल इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहां का जो इकोसिस्टम है वहां पर वो सरवाइव कर पाता है। इस तरह से क्या है, जो इकोसिस्टम है वो क्लाइमेट वेजिटेशन के साथ क्या है, वेरिएशन होता उसका जाता है। तो इस तरह से जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर क्या है, वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न, देखिए जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों पाई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, जैसे पोलर बियर पाया जाता है ध्रुवीय इलाकों में, और जो लेपर्ड पाया जाता है वो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। तो जैव विविधता हो गई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है क्लाइमेट चेंज के कारण, वेजिटेशन चेंज के कारण। पारिस्थितिक इकोसिस्टम जो हमारा है वो क्लाइमेट के साथ साथ वेरी करता है। तो इस तरह से क्या है, जिन्हें हमें संरक्षित रखा है। देखिए, इकोसिस्टम एक ऐसी चीज है कि इकोसिस्टम के अंदर क्या है, हर कोई एनिमल है, कोई प्लांट स्पीसीज है, सब कुछ क्या है वहां पर संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए परफेक्ट है सरवाइव करने के लिए। तो इस तरह से हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, पोलर एरियाज पर दूसरे टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, सेंट्रल इंडिया में दूसरे टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, अगर हम पेनिनसुलर एरिया में देखें तो दूसरे टाइप की क्लाइमेट वेजिटेशन पाई जाती है। जिस तरह से क्लाइमेट वेजिटेशन एरिया टू एरिया वेरिएशन होता जाता है, उस तरह से क्या है, वाइल्ड लाइफ में भी एरिया टू एरिया वेरिएशन पाए जाते हैं। देखिए, समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानवीय क्रिया द्वारा प्रभावित हुई है, जिससे जीव प्रजातियों की संख्या बहुत कम हो गई है। देखिए, इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देखिए पहले क्या था, इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर सबसे पहले क्या है, वाइल्ड लाइफ आई थी, उसके बाद ह्यूमन बीइंग आया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्या है, पूरे एरिया पर, पूरे प्लेनेट पर फैली हुई थी। तो ह्यूमन बीइंग ने आने के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, उसके साथ साथ उसने क्या है, अपने सेटलमेंट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एक्सपैंड करने से क्या हुआ कि फॉरेस्ट एरिया उन्होंने काट दिया। अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं रहेगा तो क्या है, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो कहां पर जाएगी। तो इस तरह से मानव क्रियाओं के द्वारा पारिस्थितिक तंत्रों के आवास, यानी जो इकोसिस्टम के जो हैबिटाट है, जहां पर वाइल्ड लाइफ, जहां पर एनिमल और प्लांट स्पीसीज रहती हैं, वो धीरे धीरे मानव क्रियाओं से प्रभावित हुए। इफेक्ट कैसे पहुंचा कि उन्होंने उसको अपने सेटलमेंट को एक्सपेंड किया और फॉरेस्ट एरिया को काट दिया, जिससे जीव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई। कम इसलिए होगी क्योंकि अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं रहेगा तो जीव प्रजातियां जो हमारी स्पीसीज है वो कहां पर जाएंगी, वो मर जाएंगी। तो इस तरह से क्या है, जैसे जैसे जंगल काटते गए वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई। कुछ जीव प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। देखिए, जो जैसे एशियाटिक लॉयन है वो कहां पर, वो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो एशियाटिक लॉयन पाए जाएंगे केवल गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, जहां पर उसका कंजर्वेशन किया गया है। तो इस तरह से जैसे बंगाल टाइगर है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जो खत्म होने की कगार पर हैं, उनका कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी क्या है, नेचुरल हेरिटेज है। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण, देखिए यहाँ पर मुख्य कारण का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन वो कम होने के बहुत सारे कारण है, बहुत अधिक कारण है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन कॉजेस हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई। देखिए, एक समय ऐसा था जब एक लकड़हारा जंगल में जाता था, मुश्किल से 1 या 2 पेड़ पूरे दिन में वो काटता था और उसी से उसका जो है जीवन चल जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इतने बड़े एरिया को, यानी इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को, हेक्टर्स एरिया को क्या है,
एक दिन में वो साफ कर देते हैं। इतना जो एक्सप्लॉयटेशन की स्पीड इतनी बढ़ गई है, जो एडवांसमेंट इतनी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि उनके वनों के दोहन की गति यानी वनों की जो काटने की गति है वो बहुत स्पीड से बढ़ गई है। यानी जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसने अपनी ग्रीड को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए इतना एडवांस हो गया, वो इतनी टेक्नोलॉजी उसने लेकर आए हैं कि उन्होंने एक एक दिन में इतने बड़े एरिया को साफ किया है। अगर जंगल उन्होंने साफ कर दिए तो क्या है, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसकी पॉपुलेशन खतरे में है। तो इस तरह से औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के जो कटाई की जो स्पीड है, जो उसके दोहन की जो स्पीड है, वो क्या है, बहुत तेज हो गई। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ कर दिया गया। देखिए जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स को अपनी ग्रीड पूरी करी, अपनी उन्होंने नीड पूरी करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट एरिया को काट कर क्या है वहां पर खेती करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट एरिया को साफ किया। उसके बाद मानवीय बस्ती अपनी सेटलमेंट को एक्सपेंड करते गए। उन्होंने क्या है, इकोसिस्टम की परवाह ना करते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी ग्रीड को पूरा किया। अपने एग्रीकल्चर के लिए वनों को साफ किया, ह्यूमन सेटलमेंट किया, उन्होंने रोड, सड़कें बनाई, रोड बनाई, खदानों, माइनिंग्स उन्होंने की, वहां पर जलाशय इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ करते गए और अपने काम वो करते गए। देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कि स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटा और वनों पर अपना प्रेशर बढ़ाया। देखिए जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है, जो वहां के लोकल पीपल होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड रहते हैं, उन्होंने अपने क्या है, चारे के लिए, यानी फॉरेस्ट एरिया के लोग क्या करते हैं, पशु पालते हैं, पशु बांधते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस हो गया, तो उनको चारा खिलाने के लिए वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड रहते हैं। तो चारे के लिए, ईंधन के लिए एज अ फ्यूल क्या यूज करते हैं, वो लकड़ियां यूज करते हैं। ईंधन के लिए लकड़ियां कहां से ली, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया से ली। और इमारती लकड़ी के लिए क्या किया, उन्होंने वनों को काट दिया और वनों पर अपना प्रेशर बढ़ाया। अगर वनों को काटा तो वनों के साथ साथ क्या है, वहां पर रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो भी साथ साथ क्या है, खत्म होती गई, उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। नेक्स्ट क्या आता है कि पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्यजीव और आवासों को नष्ट कर दिया। देखिए जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, उन्होंने अपने पालन पोषण के लिए, यानी उन्होंने अपनी नीड एंड ग्रीड को पूरा करने के लिए क्या है, रूरल एरिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जैसे भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दिया। उन भेड़ बकरियों को चारा खिलाने के लिए क्या है, वो ग्रेजिंग ग्राउंड में ले जाते हैं, यानी नए नए चरागाहों की खोज में वो फॉरेस्ट एरिया में निकल जाते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे वो फॉरेस्ट एरिया में वो घूमते हैं, उनकी भेड़ बकरियां, पशु जो घूमते हैं, उनकी खुरों से यानी उनके पैरों से क्या है, जो टॉप सॉइल है वो ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है और बारिश आने पर क्या है, वो बह जाती है। और पैरों के अलावा जैसे वो वहां से घास खाते हैं, मुंह से घास वहां की वो उखाड़ते हैं, तो उसके साथ भी क्या है, जो टॉप सॉइल है वो लूज होने के कारण बारिश के दिनों में वो वहां से बह जाती है। और जो टॉप सॉइल अगर बह गई तो वहां की क्या है, जो सॉइल में जो पोषण क्षमता होती है वहां की वो कम हो जाती है। जिससे क्या है, उस टाइम पर तो वहां पर फॉरेस्ट थे, लेकिन जब टॉप सॉइल बहने के बाद वहां पर दोबारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया कवर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर फॉरेस्ट एरिया वहां पर बंजर भूमि हो गई, बैरन लैंड हो गई, तो बैरन लैंड पर पशु भी, यानी जो वहां की जो फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है वो भी वहां पर नहीं रहेगी। तो इस तरह से फॉरेस्ट एरिया खत्म हुआ, बंजर भूमि हो गई, तो साथ साथ क्या है, वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो गई। तो इस तरह से उन्हें वन्य जीव और आवासों को, यानी उनके हैबिटाट्स को, पूरे के पूरे हैबिटाट्स को क्या है, खत्म कर दिया, कम कर दिया। रजवाड़ों ने शिकार और क्रीड़ा बनाया, यानी और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। देखिए जो रजवाड़े होते हैं, यानी जो पुराने टाइम पर जो इलाइट स्पोर्ट्स होते हैं, यानी जो रजवाड़ों की क्रीड़ा, देखिए पहले टाइम पर क्या होता था, जैसे कोई एरिया होता है, जैसे कोई गांव होता है, कोई कस्बा होता है, तो उसमें अगर कोई आदमखोर जानवर घुस गया तो उसको क्या है, मारना अलाउड होता था, यानी
अगर वो इंसानों पर हमला करेगा तो उसको क्या है, वहां के जो रजवाड़े होते हैं, वहां का जो मेन उनका मुखिया होता है, वो वहां की जनता की सेवा करने के लिए क्या है, उनको मतलब परमिशन दे देता कि इस जानवर को आप मार दो, क्योंकि वो जानवर क्या है, हार्म किसको पहुंचा रहा है, इंसान को हार्म पहुंचा रहा है। तो इस तरह से क्या है, पहले ये होता था कि उन्होंने उस आदमखोर जानवर को मार दिया अगर वो उनके कस्बे में घुस गया। धीरे धीरे क्या है, ये जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज होती गई, बिल्कुल कन्वर्ट हो गई। धीरे धीरे उन्होंने क्या है, उस शिकार यानी उन जानवरों को मारना एक स्पोर्ट्स बना लिया, एक क्रीड़ा बना लिया। तो इस तरह से वो बोला जाता है इलाइट स्पोर्ट्स, यानी रजवाड़ों की जो क्रीड़ा होती है जानवरों को मारने के लिए, उन्होंने अपना करेज दिखाना शुरू कर दिया कि हम भी जानवरों का शिकार कर सकते हैं। तो रजवाड़ों ने उनका शिकार किया, अपना स्पोर्ट्स बनाया तो और अपना शौक बनाया जानवरों को मारने के लिए। और एक ही बार यानी एक इंसान ने क्या है, सैकड़ों वन्य जीवों को क्या है, एक बार में एक ही शिकार में मार दिया। और इससे हमारे पूरे इकोसिस्टम पर, पूरे वाइल्ड लाइफ पर, फॉरेस्ट एरिया पर क्या फर्क पड़ता है, ये बात उनको नहीं पता थी कि किस तरह से वन्य जीवों को मारने से क्या क्या हमें नुकसान पहुंचता है, किस तरह से फूड चेन हमारी टूट जाती है। और व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जाता है। देखिए व्यापारिक महत्व मतलब क्या है कि पशुओं को मारा जाना मतलब क्या है, एक तरह से पशुओं की वो किडनैपिंग कर लेते हैं। किडनैपिंग से क्या मतलब है कि पशुओं को किडनैप करके, जैसे सर्कस में पशुओं को ले गए, जो जैसे शेर हो गया, दूसरे और जानवर हो गए, तो सर्कस में उनको ले गए। और दूसरा क्या है कि उनके जो पशु होते हैं, पशुओं को किडनैप करके उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह से व्यापारिक महत्व के लिए भी पशुओं को अभी भी इलीगल तरीके से भी, यानी अब क्या है, कानून बना दिया कि हंटिंग, जो पशुओं की हंटिंग नहीं होनी चाहिए। हंटिंग अगर जो करेगा वो उसका क्राइम डिक्लेयर होगा, क्राइम करने से क्या है, उसको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या है कि अभी भी इलीगल तरीके से हंटिंग हो रही है और अपने व्यापारिक महत्व को बढ़ाने के लिए वो पशुओं का किडनैप कर रहे हैं, पशुओं को सर्कस में ले जा रहे हैं और साथ साथ क्या है, पशुओं के बॉडी ऑर्गन्स निकाल के उनको बेच रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, ये मेन कॉजेज हैं जिससे वन्य प्राणियों की यानी वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। नेक्स्ट आता है कि जंगलों में आग लगने से भी वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होती हैं। देखिए जंगलों में कई बार क्या है, फायर हो जाती है, जैसे कोई नेचुरल फायर होती है और कोई ह्यूमन बींग्स यानी मैनमेड फायर होती है। टू टाइप से जंगलों में क्या है, फायर लगती है। और जंगलों में आग लगने से भी वन्य प्राणियों की संख्या, देखिए अगर जंगलों में आग लगेगी तो क्या हो जाएगा कि पेड़ों की प्रजातियां तो खत्म होंगी, साथ साथ में वहां पर जितनी वाइल्ड लाइफ है वो भी सारी क्या है, जलकर खत्म हो जाएंगी। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, अमेजन जैसे जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, वहां पर पौधों की स्पीसीज के साथ साथ कितनी सारी एनिमल स्पीसीज वहां पर जलकर खत्म हो गई। तो इस तरह से जो जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमें फॉरेस्ट फायरिंग का एग्जांपल मिलता है, तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है, जंगलों में आग लगती है। आग लगने से वहां पर फ्लोरा एंड फोना यानी पूरी एनिमल के स्पीसीज के साथ साथ वेजिटेशन स्पीसीज भी सारी खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कुछ मेन कॉजेज थे जिसके कारण हमारी जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें जैसे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर क्या है, अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाना चाहिए, इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसका क्या है, इको टूरिज्म को भी वो बढ़ावा देता है, यानी जो पारिस्थितिक पर्यटन है। देखिए अगर वाइल्ड लाइफ होगी, जैसे जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ होगी तो क्या है, इको टूरिज्म भी होगा, यानी पारिस्थितिक पर्यटन, यानी लोग दूर दूर से घूमने आएंगे उन वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को देखने के लिए। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए भी हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में वन्य प्राणी संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। देखिए भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, जंगल बुक की कहानियां सुनी होंगी, तो उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे उन कहानियों में क्या बताया कि जैसे इंसान, शेर इंसान से बात कर रहा है, कोई हाथी इंसान का मित्र है यानी उसका फ्रेंड है। तो इस तरह से हमें अपने पास्ट से अगर हम रिलेट करके देखें तो इंडिया में क्या है, वन्य प्राणियों के साथ स्टार्टिंग से ही घुल मिलकर चलने की क्या है परिपाटी थी, यानी
उनसे हमें अपने पास्ट से क्या पता चलता है, इन कहानियों से, पंचतंत्र की और जंगल बुक की कहानियों से क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंसान ने, यानी भारत में इंसान ने क्या है, वन्य प्राणी को बचाने की, उनके साथ फ्रेंडशिप यानी उनके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश की है। देखिए कई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए क्या है, वन्य प्राणियों को यानी वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो इस तरह से उन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में उन्होंने क्या है बनाया, यानी जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट उन्होंने 1972 में बनाया। ये एक्ट क्या है, पार्लियामेंट में ये लॉ पास होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया, क्यों ये अधिनियम बनाया, ताकि जो वन्य प्राणी है उनका कंजर्वेशन हो सके, उनका बचाव हो सके, उनकी पॉपुलेशन क्या है धीरे धीरे बढ़ती रहे। तो वन्य प्राणी संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा उन्होंने तैयार की, मतलब उन्होंने एक लीगल तरीके से एक लॉ बना दिया कि अगर आप कंजर्वेशन यानी अगर आप वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाएंगे, उनको उनकी हंटिंग करेंगे तो क्या है, लीगल तरीके से उनको क्या है सजा दी जाएगी, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। इस अधिनियम के दो उद्देश्य है, देखिए कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं ये एक्ट पास करने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है। फर्स्ट आता है कि इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए इस अधिनियम में, एक्ट में क्या है, शेड्यूल बनाए गए, जैसे शेड्यूल 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्या है अलग अलग शेड्यूल बनाए गए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव्स रखे। फर्स्ट आता है कि इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा करना। देखिए संकटापन्न प्रजातियां होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो लुप्त होने की कगार पर है, जो खत्म होने की कगार पर है। तो उन प्रजातियों की सुरक्षा करना, यानी उनको क्या है लीगल तरीके से गवर्नमेंट ने क्या है उनको सपोर्ट किया, उनको सुरक्षा करना ताकि उनकी कोई हंटिंग ना कर सके। अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज की किसी ने हंटिंग की तो उसको क्या है कई साल की जेल का उनका प्रावधान उन्होंने रखा कि उन व्यक्तियों को क्या है जेल हो सकती है। तो इस तरह से सेकेंड उन्होंने क्या रखा कि नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी रूपरेखा, कानूनी सहायता प्रदान करना। देखिए उन्होंने एक्ट तो बना दिया कि वाइल्ड लाइफ का जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी सुरक्षा करना, कंजर्वेशन करना, लेकिन कंजर्वेशन होगा कैसे, अगर वो खुले जंगलों में घूमेंगे, अगर इस तरह से उन जंगलों में इंसान की भी एंट्री होगी तो वो सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया अपने तरीके से, नेशनल पार्क वहां पर बनवाए, जो एरियाज है उन नेशनल पार्क के रूप में क्या है रिकॉग्नाइज्ड करवाए, सेंचुरीज बनवाई, बर्ड सेंचुरीज उन्होंने बनवाई। तो इस तरह से नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। इस तरह से उन्होंने ये इन चीजों को बनाया, इन चीजों को बनाने से क्या है ताकि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो सके, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाया जा सके, उनकी पॉपुलेशन को धीरे धीरे क्या है बढ़ाया जा सके। तो इस अधिनियम को क्या है 1991 में पूरी तरह से संशोधित कर दिया। देखिए अमेंड करने की इस नियम को क्या जरूरत पड़ी, इस एक्ट को उन्होंने क्यों संशोधित किया, क्यों मॉडिफाई किया। देखिए जो उन्होंने नेशनल पार्क बनवाए, सेंचुरीज बनवाई, उनमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को उन्होंने रखा। तो जो हंटिंग करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने क्या सोचा, देखिए उन्होंने ये जो नेशनल पार्क बनवाए ये उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनवाए ताकि एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सके। लेकिन जिन्होंने हंटिंग को अपना एक पेशा बना लिया है, अपना एक स्पोर्ट्स बना लिया है, अपनी एक ग्रीड बना ली है, तो उन्होंने क्या सोचा कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को छोड़कर, क्योंकि वो लीगल तरीके से उनको हंटिंग वो कर नहीं सकते, तो उन एंडेंजर्ड स्पीसीज को छोड़कर जो जंगलों में दूसरी स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उन्होंने उनको हंट करना शुरू कर दिया, उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या है गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो अधिनियम बनाया था 1972 में, उस अधिनियम को इंसान ने क्या बहुत हल्के में लिया, उन्होंने उसका ज्यादा पालन नहीं किया। तो उस अधिनियम को मॉडिफाई करने के लिए उसको अमेंड किया उन्होंने 1991 में, और पूरी तरह से संशोधित करने के बाद उन्होंने क्या रखा कि इसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि
किसी भी वाइल्ड एनिमल को हंट नहीं किया जाएगा इस मॉडिफिकेशन के दौरान, कि कोई भी वाइल्ड, अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल को उन्होंने हंट किया तो क्या है, उनको कठोर सजा दी जाएगी, यानी जैसे जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो क्या है टाइट हुई कि हमने इस अधिनियम के तहत इंसान में क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज को छोड़कर दूसरे स्पीसीज की हंटिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर अमेंड किया, अमेंड करने के बाद टोटली बैन लगा दिया उन्होंने हंटिंग पर, कि किसी भी तरह की छोटा या बड़ा कोई भी एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल हो या दूसरा एनिमल हो, किसी भी एनिमल की हंटिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रखे, जैसे उन्होंने क्या किया कि जैसे खेतों में जो फसल होती है उसको जैसे जंगली सुअर होता है वो फसल को खराब कर देता है। तो इस तरह से क्या है, जो किसान होते हैं उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी अपील रखी कि हमारे जो फसलों को खराब कर रही है, जैसे नीलगाय हो गई, जंगली सुअर हो गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिस चीज से नुकसान पहुंच रहा है, जैसे फसलें खराब कर रही है, तो गवर्नमेंट ने केवल उन जानवरों को हंट करने की क्या है वो परमिशन दी कि इन जानवरों को आप हंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई जानवर किसी इंसान को हार्म पहुंचा रहा है, किसी इंसान पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे थे जिसमें क्या है जंगली जानवरों की, वाइल्ड एनिमल्स की हम हंटिंग कर सकते हैं। उसके दौरान क्या है, उसके अलावा टोटली हंटिंग पर बैन लगाया गया, किसी भी टाइप की कोई हंटिंग नहीं की जाएगी। अगर हंटिंग की गई तो उसके तहत क्या है कठोर सजा का उन्होंने प्रावधान रखा। देखिए, इनमें कुछ पौधों को बचाने और कुछ संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान रखा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट बनाया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में, और उसका अमेंडेशन किया 1991 में, तो उस एक्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ साथ कुछ प्लांट स्पीसीज को भी उन्होंने बचाने का प्रावधान रखा, क्योंकि अगर प्लांट स्पीसीज रहेंगे, अगर हमारा फॉरेस्ट एरिया रहेगा तो ही वाइल्ड लाइफ वहां पर सर्वाइव कर पाएगी। इस तरह से प्लांट एंड एनिमल्स यानी फ्लोरा एंड फोना दोनों टाइप की जो उन्होंने उसको बचाने का प्रावधान रखा, उनके संरक्षण का प्रावधान वहां पर रखा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यावन है। देखिए, जो हमारे देश में ये जो डाटा है ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अगर आपको लेटेस्ट डाटा देखना है तो वो आपको इनकी वेबसाइट्स पर जाकर मिल जाएगा, क्योंकि बुक में 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर 103 नेशनल पार्क दिखाए गए हैं और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरीज जिसे बोला जाता है, वो सेंचुरी 535 उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं वो नेशनल पार्क से छोटी होती हैं, इसलिए नेशनल पार्क की संख्या इनसे कम है, और ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। नेशनल पार्क और अगर सेंचुरीज की हम टोटल एरिया देखें इंडिया में, तो टोटल एरिया 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैले हुए हैं। देखिए, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें क्या बताया कि मानव और जीवमंडल योजना के तहत, यानी जो एमबीपी प्रोग्राम चलाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव और जीवमंडल योजना, उसके तहत ये प्रोग्राम चलाया है यूनाइटेड नेशन ने। उन्होंने क्या बताया कि इसके तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें एमबीपी में क्या बताया गया है, इसमें उन्होंने बताया कि जो एनिमल स्पीसीज हैं, जो प्लांट स्पीसीज हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी हम हैं, तो इस तरह से हम और ह्यूमन एंड प्लांट स्पीसीज इन दोनों का क्या है एक साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन अप्रोच के थ्रू उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, ताकि ह्यूमन बींग, प्लांट और एनिमल ये सारी जो है एक साथ सरवाइव कर पाए, यानी नेचर भी और ह्यूमन बींग भी एक साथ चलकर आगे आए। तो इस तरह से उन्होंने ये पायलट प्रोग्राम शुरू किया यूनाइटेड नेशन ने, और इंटरनेशनली इसको कोऑर्डिनेशन बनाया कि ताकि ह्यूमन बींग और नेचर एक साथ, यानी जो हमारी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो इस योजना के तहत, इस प्रोग्राम के तहत ये जो यूनाइटेड नेशन है ये क्या है इंटरनेशनली हर एक कंट्री को क्या है अपनी गाइडलाइन देता था, और उस गाइडलाइन के थ्रू क्या है हर कंट्री इस गाइडलाइन पर काम करती थी। तो इस तरह से इंडिया में भी ये गाइडलाइन जारी हुई, तो इंडिया ने भी इस गाइडलाइन के चलते क्या किया, भारत के एरियाज को अलग अलग रिजर्व, बायोस्फीयर
उसे रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो जीव मंडल नीचे होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जीव मंडल नीचे क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व को अलग अलग एरियाज को उसमें बदल दिया। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन का मेन मोटिव यहाँ पर ये था कि इस योजना के तहत क्या किया जाए कि वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी जो हमारी वेजिटेशन है उसको भी, प्लांटेशन को भी, और प्राणी जात यानी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको भी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखिए प्राणी जात में आ जाता है, हमारी वाइल्ड लाइफ भी हो जाती है, प्राणी यानी जो जैव होते हैं, जो बायो होते हैं, और उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन ने एक कोऑर्डिनेशन बनाया ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच कि दोनों के साथ एक कोऑर्डिनली दोनों का एक अटैचमेंट रहे, दोनों को एक साथ हम आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से क्या है, जीव मंडल, ये जो मैन एंड बायोस्फीयर योजना है, बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एमबीपी प्रोग्राम में इसको बोला जाता है। तो इस योजना के तहत यूनाइटेड नेशन ने क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की, ह्यूमन बींग्स को भी साथ साथ प्रोटेक्ट करने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ये विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास को बचाने के लिए चलाई गई। देखिए 1973 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया कि टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया कि बाघों की संख्या को मेंटेन करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये योजनाएं बनाई। और इसी तरह क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है एलिफेंट की संख्या को यानी हाथियों की संख्या को बचाने के लिए। 1992 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया ताकि इनके संरक्षण और उनके आवास यानी उनके हैबिटाट को सुरक्षित रखा जाए, उनको कंजर्व किया जाए, मैन को यानी ह्यूमन बींग्स को उनसे दूर रखा जाए ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसमें एलिफेंट को बांध के नहीं रखा गया, उसमें एलिफेंट को जिस तरह से वो एलिफेंट जंगलों में घूमते हैं, जैसे तालाबों में, नदियों में नहाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह से उनको खुला छोड़ दिया गया। लेकिन खुला छोड़ने के बावजूद भी क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट 1992 में बनाया गया जिससे उनका प्रोटेक्शन, उन्होंने लीगल तरीके से प्रोटेक्शन किया ताकि कोई मैन उनको हार्म ना पहुंचा सके, उनके आवास को बचाया। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मेन मोटिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का, बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना, उसका जो स्तर है, जो उसका लेवल है उसको मेंटेन रखना ताकि बाघ क्या है कम ना हो, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या है बढ़ती चली जाए, और जिसे सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए जा सके। देखिए सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य का क्या है, सांस्कृतिक मतलब देखिए जैसे शेर होते हैं, बाघ होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, माता रानी की सवारी बोला जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक सांस्कृतिक मूल्य भी हमारा इनके साथ कनेक्ट होता है यहाँ पर। तो इस तरह से उनको बचाना, और पारिस्थितिक मूल्य का मतलब है कि फूड चेन में जो है बाघों का, शेरों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फूड चेन को, हमारे जो इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उसको बनाए रखना। तो इस तरह से सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखना ये मेन मोटिव था प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का, प्रोजेक्ट की टाइगर की संख्या को बचाने का, उनकी टाइगर की संख्या को कंजर्व करने का। देखिए इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिससे लोगों को शिक्षा और मनोरंजन में फायदा मिलेगा। कि प्राकृतिक धरोहर, ये हमारी सारी जो वाइल्ड लाइफ है, ये प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये सारी हमारी नेचुरल हेरिटेज हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि किस तरह से समय के साथ साथ कौन सी चीज कहाँ खत्म हो जाए। तो इस तरह से एक नेचुरल हेरिटेज के रूप में हमें उसका कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको हम ये बता सके कि ये चीजें क्या है, हमारी नेचुरल हेरिटेज है, ये हमने बचाकर रखा हुआ है, और जिससे लोगों को शिक्षा और मनोरंजन में भी फायदा मिले। देखिए मनोरंजन में फायदा कैसे मिलेगा, अगर हमारी वाइल्ड लाइफ रहेगी तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इको टूरिज्म है, जो पारिस्थितिक पर्यटन है, जहां पर लोग घूमने आते हैं, तो क्या है मनोरंजन, मतलब अगर वो वाइल्ड लाइफ को देखने आएंगे तो क्या है घूमेंगे, मनोरंजन करेंगे। तो इस तरह से प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण मिलेगा, जिससे शिक्षा और मनोरंजन में फायदा मिल सके। शुरू में यह योजना 9 बाघ नीचों में शुरू की गई।
ये 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। देखिए स्टार्टिंग में जब ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया तो स्टार्टिंग में क्या बनाया गया कि 9 बाघ नीचे यानी 9 जो है ये टाइगर बायोस्फीयर यहाँ पर शुरू की गई। स्टार्टिंग में 9 शुरू किए और वो कितने एरिया पर फैले हुए थे, वो फैले हुए थे 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए थे। देखिए अब यह योजना 44 बाघ नीचों में चल रही है। स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया उस टाइम पर शुरुआत में 9 टाइगर के रिजर्व्स बनाए गए और अब ये कितने हो गए हैं 44 यानी 9 से बढ़कर कितने हो गए 44 हो गए। इसका एरिया देखिए जब 9 थे तो उस टाइम पर इसका एरिया कम था, उस टाइम पर एरिया था 16,339 स्क्वायर किलोमीटर और अब ये एरिया हो गया है 3,06,988.28 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो एरिया है, ये जो 44 जो टाइगर के रिजर्व्स हैं, ये टोटल 17 स्टेट्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, मतलब 17 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी, जो बढ़कर 2010 में कितनी हो गई 1706 हो गई। देखिए बाघों को यानी टाइगर्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला, सरकार ने उनका सपोर्ट किया उनके कंजर्वेशन के लिए, तो इस तरह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, यानी 1411 से कितनी हो गई 1706। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसी तरह से उनकी हंटिंग होती रहती तो शायद उनकी पॉपुलेशन 1411 से भी नीचे यानी इससे भी कम हो जाती। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं बनाई गई। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, उसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट यानी जो एनिमल स्पीसीज है उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना यानी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन करने के लिए। हंगुल परियोजना बनाई, हंगुल प्रदेश जो कश्मीरी स्टैग होते हैं उनको बचाने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए हंगुल प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना है, जो हिमालय जो मस्क डियर होते हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने ये परियोजनाएं बनाई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनके तहत उन्होंने लीगली रूप से उनका प्रोटेक्शन किया, उनको उनका कंजर्वेशन किया और उनके ऊपर क्या है अगर उनकी कोई हंटिंग करेगा तो उनको क्या है दंड दिया जाएगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी या उसको जेल होगी या जुर्माना होगा। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे जीव मंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है जिसमें किसी कंट्री का डिमार्केटेड, स्पेशली डिमार्केटेड एरिया जिसमें आप कल्चरली, ज्योग्राफिकली या फिर बायोलॉजिकली वहां की प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कंजर्व करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का लगा लो, मान लीजिए ये कोई इंडिया का एरिया है, अगर इस एरिया को स्पेशली डिमार्केटेड किया जाता है ज्योग्राफिकली या बायोलॉजिकली कि इस एरिया में जो स्पीसीज, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज रहती हैं उनको प्रिजर्व करना है, तो इस तरह से ये जो एरिया है इसको बोला जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीव मंडल नीचे, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी प्लांट्स यानी जो एनिमल स्पीसीज होते हैं ताकि उनकी कोई हंटिंग ना कर सके, उनका प्रोटेक्शन हो, उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो इस तरह से जीव मंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जीव मंडल नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। भौमिक यानी जैसे ये वाला एरिया है हमारा, ये हो गया भौमिक। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर जो एरिया, अगर यहाँ पर हमारा कोई बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो उसको बोला जाता है तटीय, यानी जो कोस्टल एरिया पर सिचुएटेड होता है, तटीय क्षेत्रों पर जो होता है तो उस एरिया को कहा जाता है तटीय पारिस्थितिक तंत्र। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा तटीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो इस तरह से भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। देखिए जो यूनेस्को है, देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो हमारा मानव और जीव मंडल प्रोग्राम है, जो MBP हमारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत क्या है ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कुछ तो उनके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, उनमें से
कुछ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में डाले जाते हैं, यानी यूनेस्को उनके अपने अकॉर्डिंग उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से जीव मंडल नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत उनको मान्यता प्राप्त होती है, मतलब उनके द्वारा वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 उद्देश्य, देखिए उसके कौन से 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस तरह से उनके 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है संरक्षण करना, यानी कंजर्वेशन करना। देखिए संरक्षण कैसे किया जाता है, जीव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण। देखिए जीव विविधता जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे पूरे इंडिया में एक जैसी मतलब बायोलॉजिकल जो है हमारे जो सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं होती। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर किसी टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, किसी दूसरे टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, दूसरे टाइप की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, यहाँ पर दूसरे टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, दूसरी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इस तरह से क्या है, जो जैव विविधता है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और पारिस्थितिक तंत्र, देखिए जब क्लाइमेट चेंज होगी, वेजिटेशन चेंज होगी, वाइल्ड लाइफ चेंज होगी, तो इस तरह से क्या है, पारिस्थितिक हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो भी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस क्या है, चेंज होते रहते हैं। जैसी क्लाइमेट होगी उसमें, उस क्लाइमेट में जैसी वेजिटेशन होगी वो वेजिटेशन उग जाएगी, और उस वेजिटेशन में यानी उस क्लाइमेट में, उस फॉरेस्ट एरिया में जिस टाइप का जो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है, जो उस क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, तो वहां पर उसी टाइप की क्या है वो आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी। तो इस तरह से फर्स्ट क्या है, संरक्षण। किस चीज का संरक्षण, जीव विविधता का और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण। मतलब अगर गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन किया जाएगा, तो इस तरह से क्या है हमारी जो जीव विविधता है और पारिस्थितिक तंत्र क्या है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि विकास, देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो उसके बारे में क्या बताया कि पर्यावरण और विकास का मेल जोल। देखिए विकास का यहाँ पर क्या इसलिए बताया क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन अपने सेटलमेंट को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, सेटलमेंट बढ़ेगा तो क्या है फॉरेस्ट एरिया का वो काट रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेल जोल इसीलिए बताया है, इसीलिए यहाँ पर रखा है कि हम अपना डेवलपमेंट इस हिसाब से करें कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, हम भी आगे बढ़ जाए, और जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी नुकसान ना पहुंचे। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी, तो इस तरह से जो फूड चेन है वो टोटली क्या है, डैमेज हो जाएगी। तो विकास इसमें बताए कि पर्यावरण और विकास यानी एनवायरनमेंट का और हमारे डेवलपमेंट का जो हम दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं, तो उसके बीच क्या है हमें नेचर को भी ध्यान में रखना है। तो पर्यावरण और विकास का आपस में मेलजोल होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तभी क्या है हर एक चीज का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन हो सकेगा। थर्ड उन्होंने क्या बताया कि व्यवस्था यानी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। देखिए ये जो एमबीपी प्रोग्राम है, जो यूनेस्को वाला है, तो इसमें क्या है अंतरराष्ट्रीय क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या है अनुसंधान होते रहते, रिसर्चेस होती रहती इन चीजों के बारे में, और देखरेख के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मतलब एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाया, इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया जाता है, ताकि इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा पूरे वर्ल्ड की जो स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके यूनेस्को के अंडर में। तो यूनेस्को इस तरह से हर कंट्री को क्या है गाइडलाइन देता रहता है कि उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए, संरक्षण करना, विकास करना और व्यवस्था करना। देखिए इंडिया में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 18 यानी 18। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां पर सिचुएटेड हैं, देखिए नीलगिरी फर्स्ट आता है, सबसे पहला हमारा नीलगिरी जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया था, फर्स्ट नीलगिरी आता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है, ये इन तीनों राज्यों में पड़ता है। सेकंड नंदा देवी आता है हमारा उत्तराखंड में, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व आता है मेघालय में, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आता है असम में, सुंदरवन जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है रामेश्वरम द्वीप से, यानी तमिलनाडु में जो रामेश्वरम द्वीप है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है उड़ीसा में, और डिब्रू
साइकोवा ये बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है असम में। दिहांग देबांग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आता है मध्य प्रदेश में। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है सिक्किम में। अगस्त्यमलाई पड़ता है केरल में। अचल कमर अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ पड़ता है कच्छ और गुजरात में। ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। शेष अचलम पड़ता है पूर्वी घाट और आंध्र प्रदेश में। और लास्ट हमारा 18th जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए इस तरह से टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व क्या है यूनेस्को के अंडर में आते हैं, यानी यूनेस्को ने अपनी तरफ से उनको रिकॉग्नाइज्ड किया है। और बाकी जितने बचे हैं वो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको चलाती है। चलाती तो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन इनमें से क्या है 10 बायोस्फीयर रिजर्व को किसने रिकॉग्नाइज्ड किया है, वो किया है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज्ड किया है। तो इस तरह से ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर अब पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बुक पे दिए गए हैं, जो डिटेल जिनकी दी गई है वो अब हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नीलगिरी जीव मंडल नीचे, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको ये जो है सबसे पहले जो वर्ल्ड नेटवर्क की चेन है सबसे पहले इसको उसमें इंक्लूड किया गया था। मतलब यूनेस्को ने सबसे पहले इंडिया का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को अपने अंडर में लिया था, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया था। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये भारत का पहला जैव मंडल नीचे है। देखिए इंडिया का भी पहला है और इंडिया का जो पहला हुआ तो यूनेस्को ने भी इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड किया था। इस नीचे में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी एरियाज इंक्लूड होते हैं, इसमें होते हैं जैसे नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलंबूर का सारा वन से ढका ढाल, मतलब पूरा फॉरेस्टेड एरिया, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियां। देखिए ये सारे जो एरियाज हैं ये सारे एरियाज आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में। इन एरियाज में क्या है प्लांट्स और जो वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका कुल जो एरिया है यानी टोटल एरिया इसका है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियां। देखिए जो नीलगिरी जीवमंडल है ये फ्लोरा एंड फोना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिच है, मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, बहुत बड़ा एरिया इसका है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है प्लांटेशन यहाँ पर होता है। तो इस जीव मंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के हैबिटाट यानी वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटाट है वो पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावी। देखिए जहां पर मैन का इंटरफेरेंस कम हो, जहां इनका इंटरेक्शंस कम हो। देखिए मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित का मतलब है जहां पर इंसान बहुत कम अपना इंटरफेरेंस करते हों, वहां पर प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियां मिलती है। देखिए वहां पर क्या क्या पाया जाता है, किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पर क्या पाई जाती है प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन यानी जो वेट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार यानी जो वेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार सोलास देखिए जो हमारा जो पेनिनसुलर एरिया में जो हम साउथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सदाबहार सोलास वन पाए जाते हैं। देखिए जो टेम्परेट जो वन होते हैं, देखिए टेम्परेट कैसे हो गए, जैसे इससे हाई एल्टीट्यूड हमारा होता जाएगा तो हाई एल्टीट्यूड पर वहां पर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको सदाबहार सोलास के नाम से साउथ में जाना जाता है और वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं, दलदली एरिया पाया जाता है। देखिए अगर हम इस सारी वेजिटेशन को फॉरेस्टेड एरिया को इंक्लूड करके देखें, मतलब कलेक्ट करके देखें, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हर टाइप की वेजिटेशन और हर टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। टेम्परेट भी पाई जाती है, ट्रॉपिकल भी पाई जाती है, स्वैम्प एंड लिटोरल फॉरेस्ट भी यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो नीलगिरी जीवमंडल नीचे है उसमें क्या है सभी प्रकार के आवास पाए जाते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर कम है, ये सारे फॉरेस्ट, सारी वेजिटेशन, सारी क्लाइमेट क्या है नीलगिरी जीवमंडल में पाई जाती है।
देखिए ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इन तीनों स्टेट्स को इंक्लूड करता है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां नीलगिरी थाहर और शेर के दुम वाले बंदर यानी जो लोयल टेल्ड मकाऊ होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है। संख्या अधिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोटेक्शन हो रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, देखिए ये इन 2 जानवरों के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे हाथी है, बाघ, गोर, सांभर, चीतल। जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है। और कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जानवरों के साथ साथ एनिमल्स के साथ साथ प्लांट स्पीसीज भी एंडेंजर्ड है, मतलब वो भी लुप्त होने की कगार पर है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ताहर हो गया, लोयन टेल्ड मकाऊ हो गया, तो इन जानवरों के साथ साथ कुछ प्लांट स्पीसीज भी ऐसी हैं जो यहाँ पर एंडेंजर्ड है। और यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो क्षेत्रीय विशेष पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियां भी पाई जाती हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहती हैं। देखिए यहाँ की जो फॉरेस्ट एरिया के जो लोकल पीपल होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, वे जनजातियां इन एरियाज में रहती हैं और अपनी नीड को पूरा करती हैं। उसके नीड को पूरा करने के साथ साथ क्या है, वो ना तो फॉरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचाते, ना वहां की वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि वो पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ, वहां की वाइल्ड लाइफ के साथ, फॉरेस्ट के साथ एक सामंजस्य, मतलब घुल मिलकर वहां पर रहते हैं। तो इस तरह से ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये उन जनजाति, ऐसी जनजातियों के लिए क्या है, विख्यात है, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहती हैं, मतलब अपनी नीड को पूरा करती हैं। फॉरेस्ट एरिया को इस टाइप से वो यूज करती हैं कि उनकी नीड भी पूरी हो जाए और उनका जो फॉरेस्ट, जो मतलब फॉरेस्ट को कोई हार्म ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से नीलगिरी बायोस्फीयर में इस तरह की टाइप्स पाई जाती है। इसकी स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है। देखिए ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर है इसकी उबड़ खाबड़ कैसे, कहीं पर छोटी पहाड़ियां है, कहीं पर बड़ी पहाड़ियां। तो इस तरह से उबड़ खाबड़ यहाँ का एरिया है, समतल एरिया यहाँ पर प्लेन एरिया नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। इसकी जो अगर हम सी लेवल देखें, अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 250 मीटर से 2650 मीटर है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले फूलदार पौधे यहीं पर पाए जाते हैं 80% से ज्यादा। देखिए वेस्टर्न घाट में 80% से ज्यादा फूलदार पौधे, मतलब फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। देखिए नीलगिरी इसका नाम कैसे पड़ा, नील माने नीला, गिरी माने पर्वत, यानी नीला पर्वत। इसको नीला पर्वत क्यों कहा जाता है, देखिए पश्चिमी घाट में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर एक नीलकरंजी नाम का पौधा है जिस पर नीलकरंजी नाम के फूल लगते हैं। उस नीलकरंजी वो जो पौधा है वो 12 साल में एक बार खिलता है और जब वो खिलता है तो पूरे पहाड़ को, पूरी पहाड़ियों को क्या है, ब्लूइश कर देता है, मतलब पूरी पहाड़ियां नीली हो जाती हैं। तो इस तरह से उन्हीं फूलों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ा है और उसी के नाम पर ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम पड़ा है। मतलब पश्चिमी घाट में 80% से ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है और ये यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और इंडिया का भी ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट आता है हमारा नंदा देवी जीवमंडल नीचे, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये कहां पर सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में स्थित है और इसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड होते हैं, इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जिलों के भाग यहाँ पर, मतलब उत्तराखंड के इन डिस्ट्रिक्ट्स में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर शीतोष्ण यानी टेम्परेट टाइप की जो फॉरेस्ट यहाँ पर क्यों पाई जाती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, स्थित है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। प्लांट्स की यहाँ पर पाई जाती है सिल्वरवुड, लैटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल है। देखिए यहाँ पर इस टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं और उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर कौन सी एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे वन्य जीवन यहाँ पर पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ है, जैसे स्नो लेपर्ड है, काला भालू है, ब्लैक बियर है,
भूरा भालू है, ब्राउन बियर है, कस्तूरी मृग है, मस्क डियर है, हिम मुर्गा यानी स्नोकुक है, सुनहरा बाज यानी गोल्डन ईगल है, काला बाज ब्लैक ईगल है। इस टाइप के जानवर जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और इस टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा इकट्ठा करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्योंकि दवाई इकट्ठा करने के लिए उनको क्या है, काटा जाता है, उनको छांटा जाता है। तो इस तरह से वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गई हैं। तो और क्या है, पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो एंडेंजर्ड प्लांट्स की स्पीसीज हैं वो मेडिसिनल प्लांट हैं, उनको काटा जाता है, इसीलिए वो एंडेंजर्ड हो गई है, उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। और जो एनिमल स्पीसीज हैं उनका पशुओं का जैसे किडनैपिंग कर ली, उसको सर्कस में पशुओं को ले गए, दूसरा उनकी बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए। तो इस तरह से पशुओं की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इस तरह से उनका व्यापारिक उद्देश्य के लिए उनका शिकार किया जाता है, उनकी हंटिंग की जाती है। तो नंदा देवी जो जीवमंडल नीचे है उसमें इस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सिल्वरवुड, लैटिफोलिया, इस तरह के ऑर्चिड फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं। और ये जैसे हिमतेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिममुर्गा, सुनहराबाज, कालाबाज, इस तरह के जानवर वहां पर पाए जाते हैं। प्लांट्स की जो स्पीसीज है उसको खतरा एंडेंजर्ड किस लिए, क्योंकि वहां पर मेडिसिनल प्लांट को दवाई इकट्ठा करने के लिए उखाड़ा जाता है, और पशुओं को क्या है, वहां पर व्यापारिक महत्व के लिए उनकी हंटिंग की जाती है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इस टाइप की वेजिटेशन और प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है सुंदरवन जीव मंडल नीचे, यानी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। कहां पर पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और गंगा नदी के दलदली डेल्टा, देखिए दलदली डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी किससे मिल रही है, समुद्र से मिल रही है, यानी बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो वहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, तो वो सारा जो एरिया होता है वो वाटर वहां पर ज्यादा होता है, इसलिए वो सारा एरिया दलदली होता है। यहाँ पर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये सारा जीवमंडल नीचे। और यहाँ पर मैंग्रोव वन और अनूप वन यानी लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है, और वर्णाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं, यानी जो फॉरेस्टेड आइलैंड होते हैं। फॉरेस्टेड आइलैंड का मतलब है कि सारे फॉरेस्ट से कवर होते हैं वो। तो इस तरह के आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। देखिए सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, यानी यहाँ पर सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 200 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, उनका ये घर है। मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह से मैंग्रोव वनों की उलझी हुई विशाल जड़ मछली से श्रिम्प तक को आश्रय देती है। देखिए ये मैंग्रोव वन होती है, इनकी जड़ें होती हैं इस टाइप से, मतलब एक दूसरे से उलझी हुई होती हैं। ये आधी पानी के अंदर डिप होती हैं, आधी पानी से बाहर होती हैं। तो इस तरह से ये मछली से श्रिम्प यानी झींगा मछली तक, मछली से झींगा मछली तक को आश्रय प्रदान करती हैं, उनको मतलब रहने के लिए एक तरह से घर देती हैं। ये यहाँ पर 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जाने जाते हैं बहुत अधिक पशु पक्षियों का आवासीय घर के रूप में। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हैबिटेट पाए जाते हैं। तो 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ यहाँ के पक्षी होते हैं और कुछ होते हैं मतलब माइग्रेटेड जो बर्ड्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। तो स्वयं को लवण और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइगर होते हैं वो क्या है, लवण मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट जो समुद्री एरिया, जो समुद्र का पानी होता है वो क्या है, नमकीन होता है, खारा होता है, सॉल्टेड होता है। तो स्वयं को लवण का मतलब हो गया समुद्र का पानी, और ताजा जल कौन सा हो गया, जो नदी समुद्र में मिल रही है, जो गंगा नदी समुद्र में मिल रही है तो उसका जल कैसा है, ताजा जल है, मीठा जल है। तो इस तरह से जो यहाँ के बाघ हैं वो स्वयं को लवण और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, उसी को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और पानी में तैरते हैं, मतलब अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि बाघ यहाँ पर पानी में स्विमिंग भी कर लेते हैं। और चीतल और भौंकने वाले मृग, देखिए चीतल भौंकने वाले मृग होते हैं, मतलब यहाँ के जो मृग होते हैं, जो डियर होते हैं
वो एक तरह से की साउंड निकालते हैं, तो वो साउंड जब निकालते तो ऐसा लगता है जैसे वो भौंक रहे हैं। तो चीतल और भौंकने वाले मृग जंगली सुअर और लंगूर जैसे शिकार भी कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ के जो बाघ होते हैं यहाँ के प्रसिद्ध होते हैं। और सुंदरवन जीव मंडल नीचे में एक हेरिशेराफोमिस नाम का पेड़ होता है, उसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत बेशकीमती होती है, बहुत महंगी होती है। तो इस तरह से इस टाइप के यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पेड़ पाया जाता है, और ये लकड़ी क्या है, व्यापार के लिए काम आती है। तो सुंदरवन जीव मंडल नीचे ये गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है, 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर वनाच्छादित मतलब फॉरेस्ट आइलैंड पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए ये जो फॉरेस्ट एरिया है बहुत अधिक हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं। स्वयं को यहाँ के जो बाघ होते हैं वो अपने आप को उसी एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हेरिशेराफोमिस नाम का एक पेड़ है जिसकी लकड़ी बेशकीमती होती है, काफी महंगी बिकती है। तो सुंदरवन जो जीव मंडल नीचे है उसमें क्या है, इस तरह से सुंदरवन जीव मंडल नीचे के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ के इन सारे प्राणियों को, पक्षियों को, प्रजातियों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है, उनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल नीचे है। ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है जैसे मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो कोस्टल एरिया है हमारा, यहाँ पर पड़ता है मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल नीचे है, इसीलिए इसको कोस्टल बोला जाता है। ये लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, इतने एरिया को ये कवर करता है। और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर, मतलब यहाँ पर दक्षिण पूर्वी तट पर ये स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। देखिए समुद्री जीव विविधता मतलब समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उस मामले में ये क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी जो समुद्री जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उनमें से एक हमारा है मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें टोटल कितने आइलैंड पाए जाते हैं, इसमें टोटल 21 आइलैंड पाए जाते हैं और इन पर अनेक ज्वारंदमुख हैं यानी एस्चुरीज हैं, पुलिन यानी बीचेस हैं, तटीय पर्यावरण के जंगल यानी कोस्टल जो एनवायरनमेंट होता है उस टाइप यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समुद्री खासे यानी जो समुद्री खासे यहाँ पर पाई जाती है। परवाल द्वीप, कोरल रीफ वाले जो आइलैंड है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन यानी लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि कोस्टल एरिया है, दलदली एरिया है, तो यहाँ पर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब इस टाइप की चीजें यहाँ पर पाई जाती है मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पर 3600 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां हैं, जैसे समुद्री नीलगाय। देखिए यहाँ पर टोटल 3600 क्या, उसमें प्लांट वेजिटेशन भी मतलब प्लांट स्पीसीज भी है और उसमें एनिमल स्पीसीज भी है, यानी टोटल 3600 प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। जैसे समुद्री गाय, समुद्री गाय मतलब समुद्री गाय नहीं होती, मतलब उसकी गाय जैसे उसकी शेप होती है इसीलिए उसको समुद्री गाय बोला जाता है। इस टाइप के वहां पर जानवर पाए जाते हैं जो गाय की शेप के होते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल जो वेजिटेशन है, जो हमारी स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन्न है। देखिए यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की 6 स्पीसीज भी यहाँ पर एंडेंजर्ड है, जो जिनको खतरा है, जो लुप्त होने की कगार पर है। तो इस तरह से मन्नार की खाड़ी का जो जीव मंडल नीचे है ये दक्षिण पूर्वी तट पर पाया जाता है। मतलब यहाँ पर ये एरिया, इस एरिया में ये पाया जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है समुद्री जीव की, और यहाँ पे ये 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। टोटल 21 द्वीप है, यहाँ पर आइलैंड है, इसमें ज्वारंदमुख है, पुलिन है, तटीय पर्यावरण के जंगल है, समुद्री खासी है, परवाल है, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन या लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। टोटल 3600 प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज यहाँ पर एंडेंजर्ड है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 जीव मंडल नीचे हमने किए हैं।
टोटल हमारे 18 है, उसमें से जो मेन है वो हमने यहाँ पर किए हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो नेचुरल वेजिटेशन का कंप्लीट होता है। देखिए पूरा वेजिटेशन एक बार रिकॉल करते हैं हम। स्टार्टिंग में हमने वेजिटेशन देखा कि किस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। फॉरेस्ट देखा, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, किस तरह से फॉरेस्ट का फिर कंजर्वेशन किया जाए। हमने सोशल फॉरेस्ट एंड फार्म फॉरेस्ट्री देखा। उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ देखी, किस टाइप की वाइल्ड लाइफ कहाँ पर पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हमने देखा कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या बनाई जाती है, जैसे सेंचुरीज बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 रिजर्व्स, टोटल 18 रिजर्व्स हैं और जो यूनेस्को के अंडर में जितने रिकॉग्नाइज्ड उसके द्वारा हुए हैं वो हैं 10 या 11 रिजर्व्स उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं। और टोटल हमने 4 मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व देखे हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल चैप्टर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि सारा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।